तो आइए आज हम सब पढ़ते हैं पाठ 16 मैं कवि कैसे बना। और पुस्तक है पलाश। और इस पाठ को लिखने वाले हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 13 फरवरी सन 1915 ईस्वी को मथुरा जनपद के मोहद्दीपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी पंडित ब्रज किशोर शास्त्री स्वर ताल के अच्छे ज्ञाता थे और माता चमेली देवी गीत वाद्य की अच्छी जानकार थीं। ये जाने माने पत्रकार, लब्ध प्रतिष्ठित व्यंग्यकार, शिष्ट हास्यरस के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इनका निधन 28 मई 2005 को नई दिल्ली में हुआ था। तो ये जो पाठ है मैं कवि कैसे बना, ये एक आत्मकथा शैली में लिखी गई रचना है। और इसमें प्रस्तुत आत्मकथा में गोपाल प्रसाद जी ने अपने बचपन में कवि बनने की लालसा का प्रस्तुतिकरण बड़े ही रोचक ढंग से किया है। लेखक ने अपनी गलती को अपने कक्षाध्यापक के सामने स्वीकार कर उसका निराकरण पूछा मतलब उसका समाधान, कैसे उसका हल निकाला जाए, और तभी तुकांत शब्दों के माध्यम से कविता बनाने का पहला गुर सीखा। तो आइए हम सब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कोई सन 1924 के आसपास की बात है। मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में शायद तीसरे दर्जे में पढ़ा करता था। तीसरे दर्जे मतलब क्लास 3 में ये थे उस समय। मथुरा के विद्यालय जिसका नाम है अग्रवाल। वह भारत का जागरण काल था मतलब उस समय, ये उस समय की घटना है जिस समय हम गुलाम थे और बहुत जोश शोर से आंदोलन उस समय चल रहा था। तो ये उस समय का है वर्णन, उस समय का है ये। समाज सुधारक और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने पूर्ण यौवन पर थे। मतलब जो समाज सुधार का जो काम हो रहा था, जैसे बहुत सारे कुरीतियाँ थे, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि जो भी थे, समाज सुधार के कार्य, और राष्ट्रीयता मतलब अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो भी कार्य था, वो सब दोनों ही ज़ोर शोर से पूरा हो रहा था। शिक्षा संस्थाओं पर भी इनकी गहरी छाप थी और हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई ना कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था। शिक्षा संस्थाओं मतलब जो भी विद्यालय थे, स्कूल थे, उस पर भी समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का जो है प्रभाव दिखाई पड़ता था। वहाँ पर भी इसके असर दिखाई पड़ते थे। लोग समाज सुधार के विषय में शिक्षक जो है छात्रों को समझाते होंगे या कुछ उनके विचार लेते होंगे। तो ये सब विद्यालय में भी हुआ करता था। और इनका जो विद्यालय है वो हर सप्ताह इस तरह के उत्सव आयोजन करता था कि कुछ विचार बच्चों के जाने जाएं, उनको कुछ टॉपिक दिया जाए, कुछ डिबेट हो जाए समाज सुधार या राष्ट्रीयता के विषय में। मुझे भी इन अवसरों पर उजले उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में था। मतलब जैसा कि मैंने अभी कवि का लेखक का परिचय दिया तो बताया है, संगीत माता पिता दोनों ही जानकार थे, तो इनके रग में था, मतलब इनके खून में था। माता पिता भी संगीत के अच्छे जानकार थे, तो संगीत इनके परिवार में रग रग में था। मेरे नाना जी नंदन गिरवर, इनके नाना जी का नाम है, बताते हैं नंदन गिरवर, अपने दिनों में ब्रज की रास लीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। मतलब उनके जैसा कोई था नहीं, उनके टक्कर का लेने वाला उस समय के रासलीला के समय। मेरे पिताजी पंडित ब्रज किशोर जी शास्त्री को भी स्वर ताल का अच्छा ज्ञान था। मेरी जीजी मने माँ को कहा इन्होंने, मेरी जीजी के बिना तो हमारे गली मोहल्ले में स्त्रियों का कोई गीत वाद्य जमता ही ना था। मतलब कोई भी उत्सव का समारोह हुआ या कुछ और फंक्शन हो गया, तो जो भी लेडीज संगीत या कुछ स्त्रियों के संगीत का जो भी काम हुआ करता था, तो बिना इनके माँ के वो सब कुछ अधूरा रहता था। मतलब माँ इनकी गाने में भी अच्छी थी और संगीत की रुचि भी रखती थी, संगीत का ज्ञान भी रखा करती थी। तो इनके बिना वो सारा स्त्रियों का जो भी गीत वाद्य का समारोह था वो सब अधूरा रहता था। क्योंकि मैं अपने माता पिता की अकेली संतान था, इसलिए उनकी अन्य सब चीज़ों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिला था।
तो ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और बाकी चीज़ों के साथ संगीत भी है जो है इनको विरासत में अपने माता पिता से मिली थी। इसी बपौती के कारण मैं अपने संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था और इसी गुण के कारण जो म्यूज़िक का जो पीरियड हुआ करता था तो वो जो है उस समय के ये मॉनिटर बनते थे, मतलब म्यूज़िक के पीरियड में इनको मॉनिटर बना दिया जाता था। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाती बजाती शोभा यात्रा निकलती थी तो मैं उसका बनचट्टा बनाया जाता था। और विद्यालय की तरफ से जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती थी तो उसमें इनको रखा जाता था। लेकिन मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के सभा समारोहों में कोई महत्ता नहीं दिला सका। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यह मेरे साथ सरासर अन्याय था। और जहाँ तक याद पड़ता है, जानबूझकर तो मैं अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया। तो यहाँ पर अन्याय की बात इन्होंने इसलिए की क्योंकि इनको संगीत का अच्छा ज्ञान था, जो कि इनको बचपन से ही इनको मिली थी अपने माता पिता के द्वारा। तो अच्छा ज्ञान ये रखा करते थे, संगीत समारोह में इनको सही अच्छा वो भी मिला करता था, कुछ वर्क भी दे दिया जाता था। लेकिन तब भी जो है, जो इनको एक सम्मान मिलना चाहिए था संगीत को लेकर, वो इनको नहीं मिलता था और ये उनको अन्याय की तरह लगता है। और कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है कि बचपन में मैं किसी भी अन्याय को बिल्कुल सहन नहीं करता था। फिर आगे हम देखते हैं कि लिखते हैं, तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। मतलब लोग संगीत सुनने के बजाय कविता को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं, पर कविताएं सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की, आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती है। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी क्षीण होती है और उसमें भी लड़के नहीं, अध्यापक ही थोड़ा रस लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर आप कविता सुनाने जा रहे हैं और आपकी कविता अच्छी है या ख़राब है, उसका पता आप तालियों की गड़गड़ाहट से पता कर सकते हैं। अगर आपकी कविता के उपरांत खूब तालियां बज रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी कविता बहुत अच्छी रही। और हल्की फुल्की ताली लोगों ने बजाई तो इसका मतलब है आपकी कविता को किसी ने पसंद नहीं किया। तो ये उस समय बताते हैं कि उस समय जो भी तालियों की आवाज़ सुनाई देती थी वो ज़्यादातर जो है अध्यापकों का ही होता था, क्योंकि अध्यापक जो है वही जो है इस समारोह में अध्यापक आनंद लिया करते थे और उन्हीं की तालियां हमें सुनाई दिया करती थी। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों के खाली बादल गरजते थे, उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविताएं सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। तो यहाँ से फिर इनके मन में कविता सुनाने का और कवि बनने की एक लालसा जगी। तो जो कविता सुनाने के बाद जो तालियों की खाली गड़गड़ाहट केवल सुनाई देती, इनको एक उन्होंने बादल की उपमा दी है तालियों की गड़गड़ाहट को, तो उसको सुनकर इनके भी मन में आया कि क्यों ना मैं भी कविताएं सुनाऊं। मथुरा में तब ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी। इन शिष्यों को ब्रज भाषा के अनेक चुटीले कवित्त सवैये कंठस्थ थे। तो ये जो कवि हैं, सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत जी, तो इनके बारे में बताते हैं। उनकी एक शिष्य मंडली थी, मतलब उन्होंने एक ग्रुप जैसा बनाया था जहाँ पे वो शिक्षा दिया करते थे संगीत का। और उन शिष्यों के बारे में ये बताते हैं कि उनको जो है ब्रज भाषा के अनेक चुटीले कवित्त और सवैये बिल्कुल याद थे उन शिष्यों को, जिनके नेतृत्व में ये थे। वसंतोत्सव के फूलो डोलो, सावन के हिंडोलो और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पढ़ंत दंगल जुटा करते थे। और उस समय जब भी कुछ इस तरह के समारोह हुआ करते थे तो श्री नवनीत चतुर्वेदी के जो शिष्य थे तो वो वहाँ पर जुट जाते थे। उनको इन्होंने पढ़ंत दंगल कहा है, जिनमें दूर दूर के कवित्त सवैये पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे और हार जीत की बाजी लगा करती थी।
इनमें से एक रामलला जी हमारे पड़ोसी थे। इन्हें अकेले पावस पर ही कोई सैकड़ों छंद याद थे और यूं वह उम्र में मुझसे कोई थोड़े ही बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण समाज में इनकी गिनती समझदारों में हो चली थी। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि उस समय जो समारोह वगैरह में जो इनके शिष्य जुटा करते थे, तो वहाँ पर हार और जीत का फैसला हुआ करता था, बाजी लगाई जाती थी। और उनमें से एक रामलला जी हैं जो इनके पड़ोसी हुआ करते थे और उनको छंदों की भी बहुत अच्छी जानकारी थी और वो उस समय जो है बहुत अच्छे समझदार लोगों में वो गिने जाते थे। मैंने रामलला जी से मेल जोल बढ़ाना प्रारंभ किया। मैं भी ब्रज भाषा के पुराने कवित सवैये याद करने लगा और उन्हें विद्यालय में अपना बताकर सुनाने लगा। तो इनको कविता सुनाने की इतनी अधिक रुचि हो गई कि ये जो है इनकी शरण में आ गए अपने पड़ोसी के, और फिर उनसे ये कवित सवैये थोड़ा थोड़ा सीखने लगे और उनकी जो कविताएं हुआ करती थी उनको फिर वो कंठस्थ करने लगे, याद करने लगे और अपने विद्यालय में उन्होंने कविता सुनाई और बताया करते थे कि ये मैंने खुद लिखी हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से ये जो है इस बात को कहने की वजह से एक बार मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। फिर शीघ्र ही मैंने देखा कि मतीराम भूषण, पद्माकर, ग्वाल, रसखान और नवनीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचान जाते हैं। सही बात है, ये ऐसे लेखक हैं, जाने माने लेखक हैं कि इनकी कविताएं आप भी अगर सुनेंगे ध्यान से तो आप भी समझ जाएंगे कि ये किस लेखक की लिखी हुई हैं। तो बताते हैं आगे, फिर ये पहचानने के बाद उनमें सुनाने वाले के प्रति उतना आदर नहीं रह पाता जितना कि मैं चाहता था। तो सही बात है, जब आप किसी की लिखी हुई कविता को आप सुनाएंगे अपना बताकर तो लोगों का उत्साह धीरे धीरे आप में से कम हो जाएगा। फिर वो उतने उत्सुक नहीं होंगे आपकी कविता को सुनने के लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे ये तो फलाने की कविता को ही सुनाने आया है। तब मैंने अपनी राह बदली और रामलला जी से खुशामद कर करके अपने नाम से कविताएं बनवाने लगा और विद्यालय के उत्सवों में छाती तान कर उन्हें गर्व से सुनाने लगा। तो उसके बाद भी उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। अब उन्होंने रामलला जी से कहा कि प्लीज़ आप मेरे लिए कोई नई कविता बनाइए, और उन नई कविताओं को फिर वो बड़े गर्व के साथ अपने विद्यालय में सुनाया करते थे। थोड़े ही दिनों में श्रोताओं पर रोब जम गया कि मैं भी अक्षर जोड़ जोड़ लेता हूँ। तभी मुड़ाते ही ओले पड़े, ये एक मुहावरा है, मूड़ मुड़ाते ही ओले पड़े, इसको सिर मुड़ाते ही ओले पड़े भी ऐसे भी कहते हैं। मूड़ मतलब यहाँ पर सिर लिखा है, तो मतलब कि जैसे ही इन्होंने अपने कविताओं को नई नई कविताएं लिखवा के सुनाना प्रारंभ किया तो उसी तरह जो है उनके ऊपर एक मुसीबत आ गई। हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती थी और उसमें हर बार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। नुमाइश मतलब प्रदर्शनी लगा करती थी और उसमें एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। कवि सम्मेलन में जो है कवि लोग आए हुए होते हैं दूर दूर शहरों से, और वहाँ पर अपने अपने विचारों को प्रकट करते हैं और श्रोतागण और उनकी कविताओं का आनंद लेते हैं। तो बताते हैं कि इनके शहर में भी हर वर्ष एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। इस कवि सम्मेलन में 1 घंटा पूर्व समस्या दी जाती थी और सर्वोत्तम 3 समस्या पूर्तियों पर गोरे कलेक्टर साहब इनाम दिया करते थे। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि ये आज़ादी से पहले का समय है जब हमारा देश गुलाम था। तो उस कवि सम्मेलन में 3 उनको टॉपिक दिया जाता था और जिसका सबसे बढ़िया हुआ करता था तो जो गोरे कलेक्टर हैं मतलब अंग्रेज़ जो हैं वो फिर उनको इनाम दिया करते थे। इसके लिए शिक्षा संस्थाएं भी अपने यहाँ से चुने हुए छात्र कवि भेजा करती थी। इस बार हमारे विद्यालय से मेरा भी प्रतियोगिता के लिए प्रेषित कर दिया गया। मैंने सुना तो मुझे काठ मार गया मतलब एकदम से ये स्तब्ध हो गए, जड़ से हो गए। घबराया हुआ अपने क्लास टीचर के पास गया। तो अब जो ये अपनी कविताओं को ये सुनाया करते थे, पहले तो इन्होंने दूसरों की कविताओं को लेके सुनाया तो लोगों को तुरंत शीघ्र ही पता चल गया कि ये तो फलाने कवियों की कविताएं ही सुनाया जा रही हैं। तो फिर ये रामलला जी से रिक्वेस्ट इन्होंने की कि मेरे लिए भी कविता लिखिए। फिर उन नई कविताओं को जब ये लिखने लगे तो लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा कवि है, क्लास टीचर को भी ऐसा ही लगा। लेकिन
जब उनका नाम क्लास टीचर ने उस प्रतियोगिता, उस कवि सम्मेलन में दे दिया, और ये जब सुनते हैं कि उनका नाम दे दिया गया, तो बिल्कुल ये स्तब्ध रह जाते हैं। क्योंकि स्तब्ध इसलिए रह जाते क्योंकि उनको तो असलियत पता है, उनको मालूम है कि कविताएं लिखने वाला तो मैं नहीं हूँ, कविताएं लिखने वाले तो कोई और है, मैं तो केवल सुनाता हूँ। अब वो ये सोच में पड़ गए कि मुझे अगर कोई समस्या दे दी जाएगी वहाँ पर तुरंत, जिसको मैंने पहले ना सुना है ना जाना है, तो मैं क्या करूँगा। इसलिए वो ये बहुत घबरा गए। मेरे क्लास टीचर श्री कमलेश्वर नाथ जी थे। वे पक्के आर्य समाजी थे, मेरे पिताजी के मित्र थे, मुझ पर भी बड़ा स्नेह रखते थे। मुझ जैसे शरारती को चुपचाप खिसियाया हुआ सा देखकर वह बोले, भुसुर जी क्या बात है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि उनके टीचर जो है उनके पापा के भी बहुत अच्छे मित्र थे, और ये बचपन में थोड़े शरारती हुआ करते थे। शरारती हैं अगर, तो क्लास में अगर चुप हो गया है अचानक से कोई बच्चा जो हमेशा शरारत में ही लगा रहता है, तो टीचर जो है उसका ध्यान उसकी ओर जाता ही है। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों इतने परेशान हैं। मैं धरती की ओर देखता रहा। धरती की ओर देखता रहा मतलब नीचे सर नीचे करके वो ज़मीन की ओर देखते रहे। उन्होंने समझा कि किसी से पिट कर या किसी को पीट कर आया है। ज़रा रुखाई से पूछा, बताओ ना क्या बात है। मैंने मुंह से फिर भी कोई बोल नहीं निकली, मतलब मेरे मुंह से कोई भी बोल, मतलब इनसे जो है कुछ बोल नहीं पड़ रहा था। अब ऐसी गलती इन्होंने की थी, इनको डर था अब मैं कैसे अपने टीचर से कहूँ, शर्म भी आ रही होगी इनको। लेकिन मेरी आँखों की आर्द्रता और मुंह की बेबसी ने उनकी रुखाई को ठंडा कर दिया। आर्द्रता माने आँखों में नमी थी, आंसू आँख आ गए थे इनके, और मुंह जो है रूखा सा हो गया था, उतर गया था। उन्होंने अनुभव किया कि कोई गंभीर बात है। मेरी पीठ पर हाथ रखकर पुचकारते हुए बोले, बोलो बेटे क्या बात है। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, आपने नुमाइश में मेरा नाम भिजवाया है। उन्हें हंसी आ गई। कहने लगे, हाँ तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुंच जाना, मैं भी वहीं मिलूँगा। शब्द आते आते मेरे गले में अटक गए। मतलब इतनी बात सुनकर कि टीचर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि हाँ क्या बात हुआ, शाम को मैं मिलूँगा तुम्हें वहाँ पर। क्योंकि टीचर को तो बिल्कुल भी नहीं पता था ना कि ये दूसरे की कविता सुनाया करते हैं। तो टीचर ने बड़े स्वाभाविक रूप से बोला, और इनके मुंह में जो है, लेखक गोपाल जी बताते हैं कि इनके मुंह में बात आते आते जैसे गले में ही रह गई, वो अपनी बात को नहीं कह पाए। वह कहने लगे, झिझक तो शुरू शुरू में होती ही है, पर नालायक तूने झिझकना कब से सीख लिया। अब ये इनके टीचर ने कहा कि शुरू शुरू में सबको झिझकना होता है कि इतनी बड़ी भीड़ होगी, माइक के सामने सब माइक पर खड़े होकर सबके सामने बोलना पड़ेगा, लेकिन तुझे क्यों झिझक होने लगी, तू तो इतना चंचल स्वभाव का है और तुझे तो बाकी बातों को करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। यह समय सोचता रहा कि कैसे कहूँ कि ना कहूँ। अंत में साहस करके मैंने कह ही दिया कि जी मैं जो कविताएं सुनाया करता हूँ वे सब पराई होती मतलब दूसरे की होती, दूसरों की कविताओं को मैं सुनाया करता हूँ। मैं कोई कवि वही नहीं हूँ, मुझे कुछ लिखना विखना नहीं आता। कोई और अवसर होता तो मास्टर जी ने मलते मलते मेरे कान सुर्ख कर दिए होते। मतलब मलते मलते इनके ऐसी चमाट ये मारते मास्टर जी की गाल इनके लाल हो गए होते, कान मरोड़ मरोड़ के लाल कर देते टीचर। लेकिन भगवान की कृपा, इस बार उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। मुस्कुरा कर बोले, धत तेरे की, पर अब क्या हो, हमने तो विद्यालय से अकेले तुम्हारा ही नाम भेजा है, तुम्हारे ना जाने से बड़ी बदनामी होगी। अब टीचर यहाँ पर अपना अफसोस जताते हैं कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, मैंने तो केवल तुम्हारा ही नाम दिया है, अगर किसी और का भी नाम दिया होता तो चलो तुम्हारी जगह वो होता और वो इस विद्यालय का नाम रोशन करके आता। अब नाम चला गया है, अब बदनामी हो जाएगी कि भाई इस विद्यालय का छात्र तो नहीं आया, विद्यालय की भी बदनामी हो जाएगी, साथ साथ में मास्टर जी की भी बदनामी होगी। उनको हो सकता है प्रिंसिपल से डांट पड़ती कि आपने कैसे बच्चे का नाम दिया। तो तरह तरह की बातें। फिर उसके बाद वह भी कुछ देर चुप सोचते रहे। फिर एकाएक मेरा भविष्य जैसे उनकी आंखों में चमक गया हो। ऐसे उत्साह में भरकर बोले, कविता करना बहुत आसान है, तुम घबराओ नहीं। देखो वहाँ मामूली सी समस्याएं दी जाएंगी, यही आई हैं, गाई हैं, सुहाई हैं आदि।
तुम ऐसा करना कि जो भी समस्या तुम्हें दी जाए पहले उसकी 4 तुकें जमा लेना। उदाहरण के लिए अगर आई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है, भाई है, एक और लिख लेना। समझ गए ना? मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम करते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। हृदयंगम करते हुए मतलब ठीक ढंग से, जैसे उनको सब कुछ समझ में आ गया एक ही बार में, इस तरह से उन्होंने तुरंत सर हिला दिया। तो बताओ सुहायो है का क्या तुक बनाओगे? सिर हिचक हवा हो गई है, सारी हिचक हवा हो गई और मैंने तड़ाक से कहा, आयो है, गायो है, भायो है। शाबाश, एक और काम करना। कहने लगे, देखो एक कविता में 4 पंक्तियाँ होती हैं और हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं और अंत के अक्षरों में वही तुक रख देना बेटे, कविता बन जाएगी। तो इन्होंने वो गुरु मंत्र कविता लिखने का इनको दे दिया कि किस तरह से तुम तुके जमाना और एक कविता की हर पंक्तियों में 31 अक्षर होते हैं और बीच लास्ट के जो शब्द होते हैं उसमें तुम तुके जमा देना। तुके जमा देना मतलब मिलते जुलते तुकांत शब्दों को लिख देना। तो इनको ये कविता लिखने का पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यूँ गणित में मैं भी कभी अच्छा नहीं रहा। हमेशा तिमाही छमाही में इसने मुझे अंडा और सलाने में बड़े प्रयत्नों के बाद प्रमोशन दिलाया है। मतलब इस गणित विषय की ये बात करते हैं कि इस गणित विषय में मैं हर 3rd मंथली और 6th मंथली जो एग्ज़ाम हुआ करते थे उसमें मुझे 0 मिला करते थे। अंडा मतलब 0 मिला करते थे और जो एनुअल एग्ज़ाम में बहुत ही मुश्किल से मैं इसमें प्रमोट होता था। मगर होनहार की बात कि उस दिन कविता का यह जटिल गणित मेरी समझ में तत्काल आ गया। तो यहाँ पर एक बात आप को मैं समझाना चाहूँगी कि अगर जीवन में आपने कुछ करने की ठान ली है और आप उसमें रुचि रखते हैं तो उस काम को आप भले ही कठिन हो, रुचि रखने के कारण उसको आप बहुत ही सहजता के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर रुचि होनी चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे आसान भी काम होगा, आपको बहुत बड़ा पहाड़ ही नज़र आएगा। तो कोशिश करिए कि अगर किसी काम में आपका दिल लगता है, मन है, तो उसको पूरी जी जान से करिए। चाहे पहाड़ ही दिखे लेकिन उस पहाड़ पे चढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तब आसान होगा जब आपके अंदर उस रुचि होगी कि हाँ मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे किसी भी कीमत पे उस स्थान तक पहुंचना है। फिर आगे है, मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब नुमाइश में कविता की परीक्षा देने के लिए मैं पहले पहुंचा तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था। मतलब बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये गए थे क्योंकि उनको बहुत अच्छा एक गुरु मंत्र मिल गया था कविता का, उनके गुरु ने बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो कोई भी झिझक नहीं थी। तो एक बात ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपके मन में किसी भी कार्य को लेकर झिझक आ गई, संकोच आ गया, डाउट मन में है, तो भाई बड़ा दुविधा हो जाएगा आपके लिए किसी चीज़ को प्राप्त करने में, क्योंकि संकोच आपने पहले ही कर दिया। तो काम को करने से पहले ये अपने मन से संकोच निकालिए। पूरे आत्मविश्वास आपको रखना है कि हाँ ये काम मुझे आता है और मैं इसको कर सकता हूँ। यद्यपि आगत कविजनों में मैं सबसे छोटा था। मतलब वहाँ पे जितने भी कवि आए थे उन सब से ये छोटे थे, बहुत ही कम उम्र थी इनकी, 11 वर्ष के ही थे और केवल 11 वर्ष का। मगर सच कहता हूँ कि मैंने उस दिन सबको अपने से छोटा अनुभव किया। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। आप इस बात को हमेशा अपने सामने रखिए कि किसी ऐसी डिबेट में जाते हैं या किसी ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ बोलने का अवसर मिलता है, जहाँ पर लोगों को आप पहले नहीं जानते हैं और भीड़ से खचाखच भरी हुई है, तो वहाँ पर आप अपने आप को ऐसा समझकर बैठिए कि जैसे आपको अभी सब कुछ आता है। क्योंकि अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तो आप आगे फिर कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। तो आत्मविश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि मैंने समझ लिया था कि कविता का जो गुर मैंने अभी आज दोपहर को प्राप्त किया है वह इनमें से किसी के पास नहीं। और वहाँ जाकर ये सोचने लगते अगर कि अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े कवि आए हैं, इन्होंने अब तो अपना जीवन ही कविता लिखने में गुजार दिया होगा। मैं तो अभी 11 साल का हूँ और अभी तक मैंने कोई कविता लिखी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी केवल सीखा था उस गुरु मंत्र को, उस कविता के मंत्र को, उन्होंने उसको अभी अप्लाई भी नहीं किया था। तो ये जो इस तरह का अगर आप सोच रखेंगे तो भाई मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपको अपने अंदर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं, समस्या दी गई, कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। तो ये उनको एक समस्या दी गई। मैंने फ़ौरन बराबर शब्द को पकड़ा और फुल स्केप साइज़ के कागज़ की दाहिनी तरफ एक के नीचे एक लिखना शुरू किया। सरासर है, झराझर है। तो इन्होंने तुरंत तुक बना लिया, सरासर है, झराझर है। लेकिन जैसे बंदूक और संदूक के बाद तीसरी तुक नहीं मिलती, वैसे ही मुझे बराबर की तीसरी तुक उस समय नहीं मिली। पर मैं रुका नहीं। बराबर है कि तीसरी तुक ऊपर है लिखकर मैंने फ़ौरन समस्या पूर्ति कर डाली। तो इनको जो एक समस्या दी गई, कर्ज को करबो और मरबो बराबर, मतलब कर्ज को करना और मरना दोनों ही बराबर है। तो ये कर्ज मतलब किसी से पैसा उधार लेना। तो इसके लिए इन्होंने जो बराबर शब्द है उसको चुन लिया कि इसका मैं तुक बनाऊंगा। तो मास्टर ने समझाया था कि तुक जो है 3 बनाना, और उसके बाद इनको 2 तो मिल गए बराबर का तुक, सरासर है, झराझर है, लेकिन एक और नहीं मिल रहा था। तो उसकी जगह पर इन्होंने फिर ऊपर है लिख दिया और उसके बाद सारी समस्या पूर्ति हो गई। कविता तो मुझे अब याद नहीं रही, लेकिन उसका भाव यह था कि देखो मित्र, तुम्हारे पिता ने कर्जा लिया था, उसका कैसा बुरा फल निकला। वह स्वयं तबाह हुए और तुम्हें भी बर्बाद कर गए। इसलिए किसी ने सच ही कहा है, कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। समस्या पूर्ति के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था, मगर मैंने कोई 20 मिनट में ही, जैसे 30 विद्यार्थी सवाल हल करके स्लेट मास्टर साहब को पकड़ा देता है, कागज़ परीक्षक को थमा दिया। तो उन्होंने तुरंत फटाफट लिखा, तुकें जमाई, कविताएं लिखा, छंद को ध्यान में रखते हुए। कविता की पंक्ति में जैसा बताया था मास्टर ने 31 अक्षर होते हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए झटाझट उन्होंने लिखा और परीक्षक के सामने जो है उस कागज़ को दे दिया अपनी कविता बनाकर। उस दिन का वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने चित्र की तरह खींचा हुआ है। मैंने कवि सम्मेलन का पंडाल श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। मेरे हेडमास्टर और कविता की कुंजी बताने वाले क्लास टीचर भी बगल की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। भीड़ में मेरे विद्यालय के कितने ही विद्यार्थी और सहपाठी भी शामिल थे। मेरा नाम पुकारा गया। मैं उत्साह के साथ भीड़ को चीरता हुआ मंच पर आया। चारों तरफ तालियां बज रही थी, पर मैंने उन पर कान नहीं दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो आपका ध्यान भटका सकते हैं। जैसे श्रोताओं को देखना और उनकी शक्लें देखना और तालियों की गड़गड़ाहट, तो इस तरह की जो बातें होती हैं, अगर स्टेज पर आप परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इससे आपका ध्यान भटक सकता है और घबरा सकते हैं आप। जो भी परफॉर्मेंस आपकी है उसके प्रति आपकी घबराहट हो जाएगी और फिर आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने उन सब बातों को ध्यान नहीं दिया जो भी तालियां बज रही थी। विश्राम घाट के चौराहे वाले हनुमान जी को मैं रोज़ संध्या को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया करता था। मन ही मन उनका स्मरण किया और हाथ हिला हिलाकर कविता सुनाने लगा। स्वर मेरा सदा हुआ था मतलब जब आप इतनी भीड़ के सामने पहली बार कुछ आप बोलने जा रहे हैं तो लाजमी है कि आपको घबराहट महसूस हो और आपके जो शब्द हैं वो कपकपा कर निकले, जो कि आपकी घबराहट को दर्शाते हैं। कई बार जब भी कुछ ऐसा ओरल एग्ज़ाम होता है या इंटरव्यू होता है तो आपको उत्तर आए चाहे ना आए, जो परीक्षक है वो ध्यान में ये देते हैं कि आप कितना स्वाभाविक होकर बोल रहे हैं,
क्या आपके अंदर कुछ घबराहट है कि नहीं, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। सही गलत उत्तर का तो बाद में फैसला होता है, पहले वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को देखते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी उत्तर आता हो तो आप उसको बिल्कुल सहजता से बोलिए। कोई प्रश्न आपको दिया गया, आपको उत्तर नहीं मालूम है, बिल्कुल स्वाभाविक है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर एक बातें आती हों। कुछ हो सकता है उसको ध्यान में ना पड़ा हो, तो स्वाभाविक है आप उसको तुरंत तो बोलिए कि जी मैं इस समय इसका उत्तर अभी मुझे नहीं पता है। तो इस तरह से आप अपनी बातों को रख सकते हैं, ना कि कुछ गलत सलत बोलकर अपनी छवि को आप खराब करें। तो इनका स्वर भी जो है सधा हुआ था, बिल्कुल कोई कपाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। शक्ल भी बचपन में बुरी नहीं लगती थी। लोगों ने जो बच्चे के मुंह से कच्ची समस्या पूर्ति सुनी तो गदगद हो गए, मतलब बहुत खुश हो गए, आनंद हो गए एक छोटे से बच्चे के मुंह से उस समस्या का हल सुनते हुए। सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से मुझे देख रहे थे। आश्चर्य इसलिए क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतनी बढ़िया कविता किस प्रकार से सुना रहा है। कविता की समाप्ति के बाद मैं तालियों के तूफान में जो खोया तो फिर सुध बुध नहीं रही। मेरी सांस फूलने लगी, पसीने आ गए। शायद और अधिक देर होती तो मैं लड़खड़ाकर मंच पर ही बैठ जाता कि तभी हमारे विद्यालय के हेडमास्टर जी मुकुट बिहारी लाल जी लपके हुए मंच पर आए और उन्होंने दौड़कर मुझे गोदी में उठा लिया। मुझे लगा कि मानो साक्षात देवी सरस्वती ने मुझे अंक में भर लिया मतलब गोद में उठा लिया है। उनकी गोद में जाते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। कई गुना बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि किसी स्कूल का हेडमास्टर मतलब प्राइमरी स्कूल का जो हेडमास्टर होता है प्रिंसिपल होते हैं वो, और प्रिंसिपल अगर आपके विद्यालय का आपको गोद में उठा ले तो आपका मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनकी गोद में जाते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। मेरे विद्यालय के लड़के ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा बजा कर कूदने लगे। बच्चे जो भी इनके साथ पढ़ने वाले हैं, इनके विद्यालय के बच्चे बहुत ही आनंदित होकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे और अपनी जगह पर उछल रहे थे खुशी के मारे। मैंने गोदी से उतरकर हेडमास्टर साहब और कामेश्वर नाथ जी के चरण छुए। इस प्रकार मेरी पहली कविता ने ही धूमधाम से मेरे कवि होने की घोषणा जनता में कर दी। घड़ी भर में मैं चोर से साहूकार हो गया। चोर से मतलब जो मैं चुरा चुरा के कविताएं सुनाया करता था दूसरों की, अब मैं एक बहुत बड़ा साहूकार बन गया, एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, एक बहुत बड़ा कवि बन गया। इनकी पहली सफलता इतनी ज़ोरदार थी कि उनको जो है आगे कविता लिखने के लिए बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरणा मिली। तो इस पाठ में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात जो हमने इस पाठ में सीखी है वो ये है कि अगर आप कुछ करने की लालसा रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अपने लक्ष्य को बिल्कुल अपने नज़र के सामने रखें और इधर उधर फिर आपको भटकना नहीं है अपने लक्ष्य से। चाहे आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, आपको उस पर लगे रहना है, प्रयास करते रहना है। कभी हो सकता है आप असफल भी हो, कभी हो सकता है आपको वो स्थान ना मिले जो आप अपेक्षा करते हो, लेकिन आपको उसमें धीरज धरकर उसमें लगे रहना है, प्रयास करते रहना है और आपको एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी इनके स्वभाव से कि अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखना। अगर आपके मन में कुछ दुविधा है, कुछ संकोच है, कुछ ग्लानि हो रही है, तो आप उसको ज़रूर किसी ऐसे बड़े को ज़रूर बताएं जिसको लगता हो कि हाँ आपकी समस्या का हल शायद इनके पास होगा। कभी भी अपने मन में किसी भी बात को छुपा कर नहीं रखना चाहिए। अपने मन की बात, अगर कुछ है समस्या मन में, कोई विचार है ऐसा, तो उसको ज़रूर किसी ऐसे व्यक्ति को आप ज़रूर बताएं जिससे आपको उसका हल मिल जाए। और अपने सामने आने वाली जो भी परेशानी है, दुविधा है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा डगमगाने लगेंगे। अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखना चाहिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो है आप में वो बहुत है, आप कुछ हैं।
तो अगर आप ऐसा मन में सोचेंगे कि जो मैं हूँ वो कुछ हूँ मैं, तो फिर आप सामने वाले से विचलित नहीं होंगे। सामने वाले की प्रॉस्पेरिटी देखकर, सामने वाले का रुतबा देखकर आप विचलित नहीं होंगे, आप घबराएंगे नहीं। और किसी भी इस तरह की समस्या में अगर आप पढ़ते हैं, कभी किसी इंटरव्यू में आप जाते हैं, तो अपने अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें, पूरा आत्मविश्वास रखिए कि जितनी आपकी नॉलेज है वो पर्याप्त है और आप इसमें सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। और अगर अनलकीली अगर आपको कुछ ऐसी परेशानी मिल गई या ऐसा समस्या आपके सामने आ गया, तो बहुत सहजता के साथ आप उसको स्वीकार करिए अपने लिए कि हाँ भाई, मुझसे ऐसा हो गया, या मैं इसका अभी नहीं जानता, मुझे अभी इसको नहीं मालूम इसका क्या हल होगा। और अपनी बात को झूठ बोलना या मरोड़ तोड़ के प्रस्तुत करना, ये गलत होगा। तो अपना स्वभाव जो है बहुत ही सहज हमें रखना चाहिए, और लीपापोती करने के बजाय जो भी आप हैं उसको आप दिखाइए लोगों के सामने, ना कि अपने आप को बना के किसी के सामने प्रस्तुत करिए। क्योंकि जो आपका अंदर का व्यक्तित्व है, एक ना एक दिन किसी के सामने ज़रूर बाहर आएगा। और अगर आपने अपने आप को बना ठना के किसी के सामने प्रस्तुत किया है, और जिस दिन आपका असली व्यक्तित्व सामने आएगा, तो उस दिन आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप जैसे भी हैं, जैसी भी आप व्यक्ति हैं, आप लोगों को अपने आप को बिल्कुल वैसा ही दिखाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और इस पाठ का उद्देश्य भी है लगन और परिश्रम से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो जीवन का आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, अगर आपके अंदर लगन है तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये आपके लिए गुरु मंत्र था। आशा है आप इसको फॉलो करेंगे, सफलता आपके कदम चूमे। धन्यवाद।